नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्षेत्र या फील्ड। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है उसको डिस्कस किया था। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने अगर आपके पास वेक्टर हो तो उनका प्रोडक्ट हम किस प्रकार से निकालते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। उसकी दो कैटेगरी भी हमने देखी थी, एक था आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा था वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हम लोगों ने ट्रिपल प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लिया था। तो ये सब टॉपिक करने के बाद हम लोग आज फील्ड या क्षेत्र को समझते हैं कि ये क्या होता है। पहले हम लोग यहाँ पर कुछ उसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं इस सारी चीज को यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगा, तो आप आराम से उसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर मैं फील्ड की बात करूं तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं या आप इस चीज को आराम से समझते भी हो कि अगर कोई भी भौतिक राशि हो आपके पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका मान सदैव प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रेक्षण बिंदु का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको आप देखो डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो आपने ये कोई निर्देश तंत्र बना लिया, ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो गया। यहां पर कोई पॉइंट है आपका जिसको मैंने कह दिया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये डिस्टेंस आप जानते हो, इसको हम स्थिति सदिश आर के रूप में दर्शाते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसका मान, या आप ऐसा कह सकते हो किसी भी भौतिक राशि का मान इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के रूप में आप समझा सकते हो। कैसे? अगर सपोज करो इस पॉइंट पर मुझे वेग का मान निकालना है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? v = dr/dt। अगर मुझे मान लियो इस पॉइंट पर बल का मान निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? m × a। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बदल दिया तब क्या होगा? ये जो भौतिक राशियां है, वेग एक भौतिक राशि है, बल एक भौतिक राशि है, इसका मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदलेगा तो r बदल जाएगा, जिससे v, f, a सब कुछ बदल जाएंगे। तो यहां से आपको एक चीज पता चल गई कि भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो संबंधित भौतिक राशि का मान भी बदल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी भौतिक राशि को प्रेक्षण बिंदु की स्थिति के रूप में, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो स्थिति के फलन के रूप में आप लिख सकते हो। स्थिति के फलन का मतलब हो गया x, y, z, जो आप निर्देशांक नहीं लिखते, उसी निर्देशांकों के रूप में आप किसी भी भौतिक राशि को लिख सकते हो। और जैसे वो निर्देशांक बदलेंगे, निर्देशांक बदलने का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो लोकेशन है या पोजीशन है वो बदल जाएगी, तो संबंधित भौतिक राशि का मान भी बदल जाएगा। तो ये है क्षेत्र की परिभाषा। इसको मैं यहां नोट डाउन करता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप भी इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहां पर क्षेत्र के बारे में कुछ लिखा है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। अब मैं इसको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। चीज वही जो मैंने अभी आपको डायग्राम से बताई थी। तो देखो हमने क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बदलोगे तो भौतिक राशि का मान बदल जाएगा। अर्थात स्थिति में परिवर्तन से भौतिक राशि का मान परिमाण व दिशा दोनों के संदर्भ में परिवर्तित होता है। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है इसको आप समझिए एक बार। आपको पता है हम लोगों ने किसी भी भौतिक राशि को दो भागों में कैटेगराइज किया था। एक हमने कहा था कि भौतिक राशि अदिश राशि के रूप में हो सकती है और एक सदिश राशि के रूप में हो सकती है। तो अदिश राशि के लिए तो आपको केवल परिमाण से मतलब होता है। तो अगर परिमाण बदल रहा है तो निश्चित रूप से उस भौतिक राशि का मान एक तरह से बदल गया। लेकिन सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों का रोल होता है। एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सदिश राशि के मान में परिवर्तन का मतलब है उसके परिमाण में भी परिवर्तन हो, उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो, या दोनों में परिवर्तन हो। यानी सपोज करो अगर किसी सदिश राशि के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है तब तो आप आराम से कह सकते हो हाँ उस सदिश राशि का मान परिवर्तित हो गया। लेकिन अगर केवल उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है तब ऐसा नहीं है कि उसके मान में उस परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब भी क्या है? उसका मान बदल रहा है। वापिस से समझ लीजिए, अगर केवल दिशा भी बदलती है तब भी उस सदिश राशि का मान बदलेगा, परिमाण भले ही वो रहे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन को मैग्नीट्यूड या मात्रा के रूप में देखते हैं। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, जैसे सपोज करो वेग का मान 3 मीटर पर सेकंड, अगर मान लो उसका मान कोई 4 मीटर पर सेकंड हो गया तो हमने क्या कह दिया? हाँ उसका मान बदल गया। अब मैंने से कहा वेग का मान 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, फिर मैंने कहा किसी अलग इंस्टेंस पर उसका वेग का मान 3 मीटर पर सेकंड साउथ डायरेक्शन में है, तो क्या उस सदिश राशि का मान बदला? हां बदला। क्यों? क्योंकि सदिश राशि के लिए परिमाण दिशा दोनों का मतलब होता है। परिमाण तो सेम रह गया लेकिन दिशा बदल गई तो सदिश राशि का मान बदल गया। इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है परिमाण और दिशा दोनों के संदर्भ में। केवल परिमाण बदले तब भी बदलेगा, केवल दिशा बदले तब भी बदलेगा, दोनों बदल रहे तब तो बदलना ही बदलना है। तो ये चीज थी।
तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको आप स्थिति के फलन के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्थिति के फलन के रूप में आप क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो यही मैंने नीचे लिखा है, किसी भौतिक राशि को स्थिति के फलन के रूप में व्यक्त करने का जो तरीका होगा, अभी उसको हम सीखेंगे, वो तरीका ही आपका क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। आप तो बस इस पूरी जो मैंने 3-4 मिनट की वार्तालाप आपके साथ क्षेत्र के बारे में किया है, उसका सार सिर्फ इतना है कि आप अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को स्थिति के फलन के रूप में यानी एक्स वाई जेड इसके फंक्शन के रूप में अगर आप लिख पा रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। और याद रखिएगा, क्षेत्र सदैव किसी भौतिक राशि का होता है। ठीक है ना, कोई आपके पास भौतिक राशि होगी तो उसका क्षेत्र होगा। तो आपको पता है आपके पास कितनी भौतिक राशियां हैं, 2 भौतिक राशि है, तो उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा अदिश क्षेत्र जिसको आप कहोगे स्केलर फील्ड, इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर फील्ड, और दूसरा आपका हो जाएगा सदिश क्षेत्र जिसको आप कहोगे वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनको हम किस प्रकार से फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको आप आराम से देखिए। मैं एक एक को करके यहां पर नोट कर देता हूं। तो देखिए, मैंने यहां पर अदिश क्षेत्र के बारे में कुछ लिखा है, वही बात है जो आप पहले समझ चुके हो। तो मैंने क्या लिखा है, वह क्षेत्र जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों यानी कोऑर्डिनेट्स या स्थिति पर निर्भर करता है, वह आपका अदिश क्षेत्र कहलाता है। तो बात तो वो की वही है, आपको क्या कहा, पहले हमने बात की थी किसी भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर, अब वो भौतिक राशि पर्टिकुलर किस में कन्वर्ट हो गई, अदिश राशि में, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अदिश क्षेत्र कहलाएगा। आगे जब आप सदिश क्षेत्र पढ़ोगे तो सेम ये की परिभाषा होगी, ये का स्टेटमेंट होगा, अंतर केवल ये होगा कि यहां पर सदिश आ जाएगा और यहां पर भी सदिश आ जाएगा, बस। तो वो भी हम नोट कर लेंगे। अब इसको हम मैथमेटिकली इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको आप इस तरह से दर्शाते हो, मान लीजिए कोई फाई है आपके पास भौतिक राशि, तो उसका क्षेत्र कैसा होगा, उसका क्षेत्र होगा x, y, z। अब देखिए, ये तो एक तरह से आपका हो गया क्षेत्र, ठीक है, और ये हो गई आपकी कोई राशि, भौतिक राशि। ठीक है, तो इस भौतिक राशि को आपने क्या किया, x, y, z के रूप में यानी स्थिति के फलन के रूप में दर्शा दिया, तो ये जो बनेगा यही आपका क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। ठीक है ना, जैसे आप कोई फंक्शन लिखते हो, इस तरह सपोज करो आपने कोई फलन लिखा, ये तो मैंने वेक्टर के रूप में लिख दिया, या वेक्टर हटा दीजिए, कोई मान लीजिए आपने इस तरह से फंक्शन लिखा, कोई f = x² y z, ये कोई फलन लिखा। ठीक है, और तो ये क्या, देखो x y z के रूप में आप लिख रहे हो, तो ये जो भौतिक राशि है उसका फील्ड ये हो गया। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि आप x, y, z के फलन के रूप में अगर आप किसी को भी लिख रहे हो तो वही आपका क्या है, क्षेत्र है। तो इस तरह से इसका एक नोटेशन है, φ = φ x, y, z। तो अब आपको पता है क्षेत्र होता है अदिश राशि का, वो अदिश क्षेत्र। तो अदिश राशि कौन कौन सी है, सपोज करो आपने ले लिया विभव, विभव एक ऐसी राशि है अदिश राशि, तो इससे संबंधित क्षेत्र जिसको हम विभव क्षेत्र कहते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका अदिश क्षेत्र हो जाएगा। तापमान ले लीजिए, घनत्व ले लीजिए, ये सारी की सारी ऐसे भौतिक राशियां हैं जो अदिश है, तो इनसे संबंधित क्षेत्र क्या हो जाएगा, अदिश क्षेत्र हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ग्रुप में आप यहां लिख लीजिए, एग्जाम्पल कौन कौन सी राशियां हो जाएगी, आप यहां लिख लीजिए, विभव है, तापमान है, घनत्व आदि भौतिक राशियों से संबंधित क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाता है। तो ये इसका मतलब हो गया। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों को यहां पर एक चीज और समझनी है कि ये जो अदिश क्षेत्र है इसको हम किसी भी सरफेस पर, जिस कॉपी या पेज पर आप काम कर रहे हो उस पर हम ग्राफिकली किस प्रकार से प्लॉट कर सकते हैं, आप ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से इसको समझा सकते हो, उसको हम यहां पर देखते हैं। तो देखो, अगर मैं ग्राफी निरूपण की बात करता हूं अदिश क्षेत्र के, तो उसके लिए एक तरीका होता है कि जो भी हमारा पृष्ठ है उस पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सतह या पृष्ठ है उस पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त करते हैं जिन बिंदुओं पर उस भौतिक राशि का मान क्या हो, नियत हो। उन सभी बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो जो बिंदु पथ बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अभी हो सकता है ये मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं यहां पर लिखूंगा, उस लिखने से पूर्व मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं। आपने क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में एक शब्द पढ़ा होगा, समविभव पृष्ठ, अगर आपको याद हो तो, और आपने इस तरह का एक डायग्राम भी बनाया होगा। देखो, अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र आपका इस तरह से था, सपोज करो, ठीक है ना, इस तरह से अगर विद्युत क्षेत्र था तो इस तरह से आपने एक पृष्ठ बनाया होगा इसके लंबवत, अगर आपको याद हो,
और इस पृष्ठ को आपने क्या कहा था कि ये क्या है, समविभव पृष्ठ। ये किसका निरूपण है, एक तरह से विभव का निरूपण है। और विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो विभव के क्षेत्र का निरूपण है इस रूप में। अब आपको समझ में आ गया। तो आप याद रखिए, कोई भी अदिश राशि ले लीजिए, उससे संबंधित क्षेत्र को अगर आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप उस सतह पर या जो पृष्ठ है उस पर ऐसे बिंदुओं का चयन कीजिए जिन बिंदुओं पर उस भौतिक राशि का मान क्या रहे, नियत रहे। उन सभी बिंदुओं का बिंदुपद जो होता है उसका नाम तो होता है सम अदिश पृष्ठ, यानी उस पृष्ठ पर उस अदिश राशि का मान क्या है, नियत है। और यही क्या हो जाएगा, इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। इस अदिश क्षेत्र को ग्राफीय रूप से निरूपित करने का यह तरीका होता है। तो अब इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप भी आराम से इसको नोट कर लीजिए। तो देखो हमने क्या लिखा है यहां पर कि अदिश राशि का ग्राफीय निरूपण क्षेत्र में अनेक ऐसे पृष्ठ खींचकर किया जाता है जिन पर संबंधित भौतिक राशि का मान क्या हो, नियत हो। और ऐसे पृष्ठों को हम क्या कहते हैं, सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यह चीज आपको समविभव पृष्ठ के पिक्चर को जब आप विजुअलाइज करोगे तब और आसानी से समझ में आएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए आपको बस ऐसे पृष्ठों का या ऐसे बिंदुओं का चयन करना जिस पर उस भौतिक राशि का मान क्या हो, नियत हो। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये पूरा तरीका था आपका अदिश क्षेत्र का, बहुत सिंपल है। देखिए अब ये क्या थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो थोड़ी सी बोरियत भरी बात लगती है, लेकिन मैंने इस पूरे टॉपिक को समराइज रूप में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इस पूरे जो ये लेक्चर आपका 15-20 मिनट का जो बनेगा उस पूरे लेक्चर का सार जो है वो सिर्फ इतना है कि आप किसी भी भौतिक राशि को स्थिति के फलन के रूप में लिख रहे हो, वही उसका क्षेत्र है बस। अगर वो भौतिक राशि अदिश है तो अदिश क्षेत्र, सदिश है तो सदिश क्षेत्र। अब चूंकि हमारा सिलेबस का पार्ट है तो हमें पूरा लिख करके इसको करना पड़ रहा है, बाकी मैं आपको ग्राफ से या डायग्राम से अच्छे से बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका अदिश क्षेत्र पूरा, ठीक है। अब अगली हेडिंग आप लगा लीजिए नंबर 2, सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र, अब इसकी डेफिनेशन मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो डेफिनेशन आपने अदिश क्षेत्र की लिखी थी, जहां जहां वहां पर अदिश शब्द था वहां सदिश कर लीजिए। क्या डेफिनेशन लिखी थी, वह क्षेत्र जिसमें किसी सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है वह क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। बस इतना सा ध्यान रखना, आप नोट कर लीजिएगा उसको। फिर इसको दर्शाने का क्या तरीका था, इसको हम जैसे कोई वेक्टर ए है, ये क्या एक सदिश क्षेत्र है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बात वही है, वेक्टर ए x, y, z। ये हो गया इसको दर्शाने का तरीका। वहां पर तो क्या था, वहां पर था phi = phi x, y, z, ये तरीका था। और यहां पर ये हो गया, बात वो की वो है। ये देखो x, y, z के रूप में है, तो ये तो आपकी हो गई राशि, यानी भौतिक राशि हो गई ये तो आपकी। और इस भौतिक राशि को आपने क्या किया, x, y, z के रूप में प्रदर्शित किया। उसको प्रदर्शित करने का तरीका ही क्या कहलाता है, आपका क्षेत्र कहलाता है। और भौतिक राशि सदिश है तो ये हो जाएगा सदिश क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरली इस प्रकार से लिखते थे, I = x, y, z i कैप प्लस x² y j कैप, इस तरह से प्लस y z² k कैप, कोई भी मान, ये तो मैं लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरली I, j, k कैप के रूप में वेक्टर रूप में लिखते हो और x, y, z के फलन के रूप में लिखते हो। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, सदिश क्षेत्र हो गया। तो इससे आप आराम से समझ सकते हो। अब वही बात कि अदिश क्षेत्र को आपने सम अदिश पृष्ठ के आधार पर दर्शाया, तो सदिश क्षेत्र को आप ग्राफिकली किस प्रकार से समझाओगे उसको भी आप देखिए। तो उसको देखो हम यहां पर अलग से बहुत अच्छे से समझते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर सदिश क्षेत्र है तो उसको ग्राफीय रूप से दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुछ रेखाओं का प्रयोग करते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। उन लाइंस को हम कहते हैं फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइंस, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को आप इस तरह से लाइनों से दर्शाते हो कि नहीं दर्शाते हो। तो ये नोटेशन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, सदिश क्षेत्र है या वेक्टर फील्ड है। तो वेक्टर फील्ड को दर्शाने का क्या तरीका हो गया कि आप किसी भी क्षेत्र में लाइंस की सहायता से क्या करते हो, उस क्षेत्र को दर्शाते हो। अब आपको एक चीज ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका परिमाण भी होगा और उसकी दिशा भी होगी। तो आपने जो दर्शाया इस तरह से, तो इसको दर्शाने के आधार पर आप इसके परिमाण और दिशा को किस प्रकार से दर्शाओगे। तो एक चीज आपने वहां समझी थी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए, उस पर जब आप कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचते हो
तो वो जो स्पर्श रेखा होती है वही उस क्षेत्र की उस बिंदु पर दिशा को दर्शाती है। तो देखिए दिशा निकल गई। दिशा के लिए क्या है, जो भी लाइंस आपने खींची है उन लाइंस के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह स्पर्श रेखा ही उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यह हो गई दिशा। अब परिमाण कैसे निकालते हैं, तो परिमाण के लिए आपको पता है एक चीज आप यह भी समझते थे कि जैसे मान लीजिए बल रेखाएं बहुत पास पास है, एक सिचुएशन तो यह है और एक सिचुएशन है आपकी इस तरह से बल रेखाएं दूर दूर, तो इसको तो हम क्या कहते हैं, ये हाईली इंटेंस फील्ड है और ये इसकी तुलना में लो इंटेंस फील्ड है। तो कहने का मतलब हो गया अगर बल रेखाएं पास पास है तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्यादा है और अगर दूर दूर है तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम है। तो ये तो हमें पता चल गया, दिशा आपको पता चल गई। अब परिमाण को हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो परिमाण के लिए आप एक परिभाषा कहते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये फ्लक्स लाइन इधर से जा रही है तो इसके लंबवत आप कोई क्षेत्र लीजिए, उस क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्या ही क्या दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को दर्शाती है। अब अगर रेखाएं पास पास है तो यूनिट एरिया से ज्यादा लाइनें गुजरेगी तो उसकी तीव्रता का परिमाण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर लाइनें दूर दूर है तो उस यूनिट एरिया से कम लाइनें गुजरेगी तो परिमाण कम हो जाएगा। तो आप समझ गए दिशा स्पर्श रेखा के माध्यम से और परिमाण को ये जो रेखाएं पास है या दूर है और फिर एक लंबवत आप क्षेत्र लीजिए उसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही है उस रूप में हम दर्शाते हैं। तो ये हमने तो बात की विद्युत क्षेत्र की, और चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्र है तो सदिश क्षेत्र के लिए भी यही डेफिनेशन लागू हो जाएगी। मैंने जो बात अभी बोली है उसको मैं यहां पूरा लिख देता हूं, लिखने से आपको वो चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप भी साथ साथ इसको नोट कर लीजिए। तो देखो मैंने यहां पर सदिश क्षेत्र ग्राफी निरूपण के बारे में कुछ लिखा है, वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। एक बार इसको देख लेते हैं। हमने यहां पर क्या लिखा है, सदिश क्षेत्र का ग्राफी निरूपण रेखाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। जिन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र रेखा या फ्लक्स रेखाएं। मैंने आपको बता दिया ना, इस तरह से आप देखिए, ये सपोज करो आपने कोई फील्ड में कोई रेखाएं बना दी, तो इन रेखाओं के रूप में आप क्या करते हो, किसी भी सदिश क्षेत्र का निरूपण आप करते हो। फिर हमने आगे क्या लिखा है, चूंकि सदिश क्षेत्र है तो आपको उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी किसी बिंदु पर और उस बिंदु पर उसके परिमाण को भी बताना पड़ेगा। अदिश क्षेत्र में वो कंडीशन नहीं थी, वहां पर केवल परिमाण का रोल था, लेकिन यहां पर आपको दिशा परिमाण दोनों है। तो दिशा के लिए मैंने क्या लिखा है कि इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो सपोज करो आपने कोई, जैसे ये क्षेत्र रेखा इस तरह से बनाई आपने, ठीक है ना, ये इस तरह से ये क्षेत्र रेखाएं बने, तो मान लीजिए आपने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर आप जैसे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है वही दिशा किसकी होगी, इस बिंदु पर उस सदिश क्षेत्र की दिशा होगी। अब दिशा हो गई। अब परिमाण की बात करते तो परिमाण के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी रेखा है इनके लंबवत आप एक अल्पांश क्षेत्रफल लीजिए। मैंने मान लो एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, उस अल्पांश क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल कैसे, सपोज करो मान लो कोई अल्पांश क्षेत्रफल ds है, उससे सपोज करो मैं ऐसे ही आपको क्या कहते हैं सिंबॉलिक रूप में बता रहा हूं, ds क्षेत्रफल से सपोज करो 10 रेखाएं गुजर रही है। अब वो हम संख्या पर नहीं जा रहे, आप मान लीजिए एक बार ds क्षेत्रफल से 10 रेखाएं गुजर रही है तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी जाएगी, 10/ds। तो ये जो मान होगा वो आपका क्या होगा, उस, ठीक है ना, उस विद्युत क्षेत्र या उस सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करेगा। और अच्छे से बता देता हूं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई = E.ds, ये तो आपको याद आ रहा होगा। फाई क्या होता है, फ्लक्स, ये जो रेखा है इनको हम फाई के रूप में समझते हैं। अब आपको मान लो E निकालना, तो E क्या होगा यहां से φ/ds, तो ठीक वही बात है, फाई का मतलब रेखाओं की संख्या। तो ds क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही है, 10, तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी, 10/ds। तो ओवरऑल एरिया से कितनी फ्लक्स रेखाएं, कितनी रेखाएं गुजर रही है, फाई के रूप में, तो ds से कितनी गुजरेगी, φ/ds, तो E हो गया φ/ds। तो बस इतना सा ध्यान रखिए, वापिस संक्षिप्त में सुन लीजिए। मैं एक बार पूरा रिकॉल कर देता हूं, आपने जो लिखा है वो देखा, उनको सबको छोड़िए और सिर्फ एक मिनट मेरी बात को वापस आप ध्यान से सुन लीजिए। हम लोगों ने क्षेत्र के टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो क्षेत्र को एक लाइन में हम कैसे समझेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को अगर आप स्थिति के फलन के रूप में x, y, z के रूप में लिख पा रहे हो तो वो आपका होता है क्षेत्र। भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, अदिश राशि है तो अदिश क्षेत्र, सदिश राशि है तो सदिश क्षेत्र। डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। फिर अदिश क्षेत्र को हमने कैसे दर्शाया था कि आप क्षेत्र में कुछ ऐसे बिंदु लीजिए कि जिन बिंदुओं पर उस अदिश राशि का मान क्या हो, नियत हो, तो उनका जो बिंदुपथ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा। और अदिश क्षेत्र को इन सम अदिश पृष्ठों के रूप में ही व्यक्त किया जाता है।
एग्जाम्पल हमने समविभव पृष्ठ का ले लिया था, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो उसका निरूपण हम समविभव पृष्ठ के रूप में कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी सदिश राशि की, तो सदिश राशि को आप ग्राफीय रूप से कैसे निरूपित करते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्षेत्र में रेखाएं बनाते हैं, फील्ड लाइन या फ्लक्स लाइन बनाते हैं। फिर आपको पता है सदिश क्षेत्र है तो उसकी दिशा और परिमाण दोनों होंगे, तो दिशा के लिए तुम क्या करते हैं, किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो इस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा होगी। परिमाण के लिए कुछ नहीं करना है, उन बल रेखाओं के लंबवत एक क्षेत्र लीजिए, उसके एकांक क्षेत्रफल में से कितनी रेखाएं गुजर रही है वो आपके उसके परिमाण को व्यक्त करेगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, 4 लाइन में आपको इसको ध्यान रखना है। लेक्चर तो चूंकि पूरा हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से हम इस कोर्स को आगे ले जा रहे हैं तो हमें सब चीजों को लिखना पड़ता है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बाकी इसका सारांश सिर्फ इतना है जो लास्ट के 2 मिनट में मैंने आपको बताया। तो ये टॉपिक आज हम यही समाप्त करते हैं। अब अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे। और जब हमने हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एक बात की थी तो हमने 3 टॉपिक लिखे थे वहां पर, आपको याद हो तो, अदिश क्षेत्र की प्रवणता जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, फिर हम लिखा था सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस और सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझेंगे, और ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जिनको आपको न सिर्फ मैथमेटिकली समझना है अपितु इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, और फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ उसको हम किस तरह से विजुअलाइज कर सके उसको भी समझना है। तो वो चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।